एक पुरानी खोपड़ी वाली सीटी जिसे बजाने से इंसान अपने ही मौत को बुला लेता है। पहले एक लड़का रहस्यमय तरीके से जलकर मर जाता है, फिर एक एक करके उसके आसपास के लोगों के साथ भी अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगती हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि जिसने भी इस सीटी की आवाज सुनी उसकी मौत पहले से तय हो चुकी है। अब सवाल यह है, क्या इस रहस्यमय श्राप से कोई बच पाएगा या फिर मौत सबको एक एक करके अपने साथ ले जाएगी। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़के को नहाते हुए दिखाया जाता है जो खुद पर ही हंस रहा होता है। अचानक उसके पैरों के पास से काले पानी का एक घेरा घूमने लगता है। मेसन घबरा जाता है और तुरंत शावर बंद कर देता है। जैसे ही वह पीछे मुड़ता है उसके सामने उसका ही भविष्य का मौत वाला रूप खड़ा होता है। बिना एक पल सोचे भविष्य का मौत अपना हाथ सीधे मेसन के शरीर के अंदर डाल देता है। दर्द से मेसन की डरावनी चीखें निकलती है और उसका पूरा शरीर जलने लगता है। जब तक उसके साथी वहां पहुंचते हैं वह काला साया गायब हो चुका होता है। मेसन जिंदा जल चुका होता है। बाद में पोस्टमार्टम के नतीजे और भी ज्यादा डरावने होते हैं। उसकी हड्डियों की बनावट लगभग 40 साल के आदमी जैसे होती है, जबकि मरते समय मेसन की उम्र सिर्फ 17 साल थी। इस रहस्य के पीछे कौन सा भयानक सच छिपा है और वह अंधेरा साया कौन है जो उसे परछाइयों से शिकार कर रहा था। कहानी 6 महीने बाद पहुंच जाती है। क्रिस नाम की एक लड़की अभी अभी रिहैब से बाहर आई है। अपने पिता के दुखद मौत के बाद वह एक स्टील टाउन में अपने कजन रील के साथ रहने आई है। दो किशोर लगभग बिना किसी निगरानी के रह रहे होते हैं और अपनी जिंदगी खुद संभाल रहे होते हैं। वेलिंगटन हाई स्कूल में अपने पहले दिन क्रिस अपने नए क्लासमेट से मिलती है। इस प्यारी लड़की का नाम एली है, जिसे देखते ही क्रिस को उस पर क्रश हो जाता है। फिर वहाँ स्कूल का बदमाश लड़का डीन और उसकी घमंडी गर्लफ्रेंड ग्रेस को दिखाते हैं। यह हमारे कहानी के मुख्य किरदारों में से एक है। फिर कैमरा एंगल क्रिस की तरफ जाती है। पता चलता है कि स्कूल की एक गलती की वजह से क्रिस को मेसन का पुराना और गंदा लॉकर दे दिया जाता है। डरावनी बात यह होती है कि उस मेसन का सामान अभी भी उसके अंदर पड़ा होता है। जब क्रिस उसे साफ कर रही होती है तो उसे एक अजीब सा क्लच मिलता है। उसके अंदर एक अजीब एस्टेक सीटी होती है जो खोपड़ी के आकार की बनी होती है। डिटेंशन के दौरान वह सीटी गलती से क्रिस के बैग से गिर जाती है। डिन उसे देख लेता है और तुरंत मिस्टर क्रेविन से शिकायत कर देता है। वह कहता है कि क्रिस क्लास में पाइप लेकर आई है। क्रिस समझाती है कि उसे यह अपने लॉकर से मिला था। मिस्टर क्रेविन उसे ध्यान से देखता है और कहता है कि यह शायद कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, शायद काजू जैसा। उस पर अजीब अजीब चिन्ह बने होते हैं जो प्राचीन मायन प्रतीकों जैसे लगते हैं। अब मिस्टर क्रेविन की दिलचस्पी बढ़ जाती है। वह रोशनी चालू करके उसे ध्यान से देखने लगता है। लिखावट बहुत पुरानी और पढ़ने में मुश्किल होती है, फिर भी उन्हें एक शब्द समझ आता है, समन। दूसरा हिस्सा किसी पुराने शब्द जैसा लगता है जिसका मतलब मृतकों से जुड़ा हुआ है। क्रिस उसे वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर क्रेविन साफ मना कर देता है। वह कहते हैं कि यह बहुत कीमती ऐतिहासिक वस्तु हो सकती है क्योंकि यह स्कूल के लॉकर में मिली है, इसलिए अब यह स्कूल की संपत्ति है। मजबूरी में क्रिस वहां से चली जाती है। जाने से पहले मिस्टर क्रेविन उसे और 4 अन्य छात्रों को कल तक के लिए एक ग्रुप प्रोजेक्ट दे देते हैं। अब सारे छात्र चले जाते हैं। मिस्टर क्रेविन खाली क्लासरूम में अकेले बैठ जाते हैं। वह उस छोटी सी सीटी को घूरते रहते हैं। उन्हें कुछ अजीब से लगता है, इसलिए वह इसे ऑनलाइन में खोजते हैं। खोज के नतीजे देखकर वह हैरान रह जाते हैं। उसी तरह की सीटी की कीमत $35,000 होती है। वह माउस को सेल बटन पर ले जाते हैं। तभी एक सवाल आता है, क्या यह चीज सही तरीके से काम करती है। मिस्टर क्रेविन एक पल के लिए रुक जाते हैं, फिर धीरे धीरे सीटी को अपने होठों तक ले जाते हैं। जैसे ही वह उसे बजाते हैं अचानक उन्हें अजीब सा सुकून महसूस होता है। वह तुरंत होश में आते हैं और क्लिक कर देते हैं गुड वर्किंग कंडीशन। उसे लगता है कि उसकी लॉटरी लग गई है, इसलिए वह खुशी खुशी क्लास से बाहर निकल जाता है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता है कि रील जो अपने कॉमिक बुक लेने वापस आया था उसकी स्क्रीन देख चुका होता है। इसी बीच एक अजनबी क्रिस के पास आता है। उसके चेहरे पर दोस्ताना मुस्कान होती है और वह अपना नाम नोआ बताता है। वह कहता है कि वह लोकल चर्च का यूथ पादरी है। वह क्रिस से पूछता है कि क्या वह पूजा करती है। क्रिस कहती है कि उसे इसमें दिलचस्पी नहीं है। नोआ हंसते हुए कहता है कि वह खुद भी इसमें विश्वास नहीं करता। फिर वह अपनी जेब से एक छोटा सा तोहफा निकाल कर क्रिस को देने लगता है। तभी रील वहाँ आ जाता है और नोआ से कहता है कि यहाँ से चला जाए। दोनों के बीच बहस होने लगती है और नोआ अचानक एक चाकू दिखा देता है। आखिर में नोआ एक बार क्रिस की तरफ देख कर कहता है, अगर तुम्हें कभी भी जरूरत हो तो मैं हमेशा यही हूँ। फिर वह वहाँ से चला जाता है। रील उसे जाते हुए देख कर गुस्से में दांत बीचने लगता है और कहता है कि नोआ बहुत घटिया इंसान है। वह बताता है कि नोआ चर्च को बहाना बनाकर बच्चों को ड्रग्स बेचता है और पिछले साल एक बच्चे की ओवरडोज से मौत भी हो चुकी है। रील गुस्से में कहता है कि उसके बुरे कर्मों का फल उसे एक दिन जरूर मिलेगा। इधर क्लासरूम में मिस्टर क्रेविन पहले से ही किसी विदेशी छुट्टी की योजना बना रहा होता है। जैसे ही वह क्लास खोलता है वह वहीं रुक जाता है। सीटी गायब हो चुकी होती है। वह घबरा कर अपने मेज के हर कोने में ढूंढता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। गुस्से में मिस्टर क्रेविन अपना लैपटॉप जोर से बंद कर देता है। वह सिगरेट का गहरा कस लेता है। स्कूल में धूम्रपान सख्त मना है, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाता है। तभी अचानक हाईवे से एक आवाज गूंजती है। मिस्टर क्रेविन सोचता है कि शायद यह चार्ली है जो स्कूल का सफाई कर्मचारी होता है। हॉल के आखिरी में एक अंधेरा सा आदमी खड़ा होता है, लेकिन रोशनी इतनी कम होती है कि उसका चेहरा दिखाई नहीं देता है। उसी समय कोई उसके कंधे पर हाथ रख देता है। वह चार्ली होता है। जब मिस्टर क्रेविन दोबारा पीछे देखता है तो वह रहस्यमय आकृति गायब हो चुकी होती है। वह वापस क्लासरूम में जाता है, लेकिन अचानक उसे बहुत भयानक ठंड महसूस होती है। ठंड इतनी ज्यादा होती है कि उसकी सांस भी दिखाई देने लगती है। अचानक उसके सामने
एक डरावना गंजे सिर वाला आकृति प्रकट हो जाता है। वह आगे बढ़ता है और अपना हाथ सीधे मिस्टर क्रेबिन के सीने के अंदर डाल देता है। सिगरेट उसके हाथ से गिरकर जमीन पर गिर जाते हैं। मिस्टर क्रेबिन महसूस करता है कि उसके फेफड़े किसी मजबूत पकड़ से कुचले जा रहे हैं। उसी पल उसके बाल एक एक करके झड़ने लगते हैं। धीरे धीरे वह उसी गंजे डरावने आदमी जैसा दिखने लगता है। फिर वह जोर से जमीन पर गिर जाता है। इधर शहर की दूसरी तरफ 5 क्लासमेट ग्रेस के घर पर प्रोजेक्ट के लिए इकट्ठा होते हैं। पता चलता है कि रील ने चुपके से वह सीटी चुरा ली थी। ग्रेस उसे अपने हाथ में लेकर देखते रहती है और कहती है कि यह बहुत कूल लग रहा है। वह मजाक में कहती है कि क्यों ना इससे किसी आत्मा को बुलाने की कोशिश करे। क्रिस को यह सब बोरिंग लगता है और वह वहाँ से जाने लगती है। एली भी उसके पीछे बाहर आंगन में चली जाती है। यह साफ दिख रहा है कि दोनों के बीच एक खास कनेक्शन बन रहा है। वे अभी बात करना शुरू ही करते हैं कि अचानक सीटी की तेज चीखे जैसी आवाज गूंज उठती है। वह दर्दनाक आवाज कमरे में मौजूद सभी लोगों के कानों पर हमला कर देती है। जब आवाज बंद होती है तो हवा में एक अजीब और डरावनी ठंडक फैल जाती है। बाहर एली क्रिस का हाथ पकड़ती है और उसे अगले दिन होने वाले हार्टबीट फेस्टिवल में आने के लिए कहती है। बाहर में घर पर क्रिस गलती से खिड़की से बाहर देख लेती है। वह देखती है कि एक अंधेरा सा आदमी पेड़ पर बैठा हुआ है। उसकी परछाई डरावनी तरीके से क्रिस जैसे ही लग रही थी। वह तुरंत रील को बुलाती है, लेकिन जब तक वह खिड़की तक पहुंचते हैं वह आकृति बिना किसी निशान के गायब हो चुकी होती है। क्रिस गहरी सांस लेती है और सोचती है कि शायद उसका दिमाग ही उसके साथ खेल खेल रहा है। जैसे जैसे रात बीतती है ग्रेस घर में अकेले रह जाती है। वह अपने लैपटॉप पर सिटी के बारे में रिसर्च कर रही होती है। अचानक कोई धीमी आवाज में उसके कान में उसका नाम फुसफुसाता है। ग्रेस सोचती है कि शायद उसका भाई टेमी मजाक कर रहा है। वह उसे नजरअंदाज कर देती है और कहती है कि अब बस करो, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तभी उसे लगता है कि कोई टेबल के पीछे छिप गया है। ग्रेस हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे आगे बढ़ती है और धीरे से पूछती है कि क्या वह टेमी है। वह टेबल के पीछे झांकती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तभी दूर से टेमी उसे आवाज देता है और कहता है कि जल्दी वापस आओ। लेकिन ग्रेस वहीं हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे साफ महसूस हुआ था कि अभी अभी किसी ने उसके चेहरे को छुआ है। अगले दिन स्कूल की एक सभा में छात्रों को पता चलता है कि मिस्टर क्रेबिन की मौत हो चुकी है। मौत का कारण बताया जाता है स्टेज 4 लंग कैंसर। यह बात किसी को समझ नहीं आती, क्योंकि कल ही सबने उन्हें देखा था और वह बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे थे। जब एक शिक्षक मंच पर भाषण दे रहे होते हैं, तभी एली सामने की पंक्ति में बैठे एक छात्र को अजीब तरह से व्यवहार करते हुए नोटिस करती है। गुस्से में बैठा एक लड़का क्रिस की तरफ सिर झुकाकर उसका नाम बार बार फुसफुसाने लगता है। वह तभी होश में आता है जब उसके पास बैठा कोई उसे धक्का देता है। बाद में ग्रेस व सीटी वापस क्रिस को दे देती है। अब कोई भी आत्मा बुलाने की बात नहीं करता। वह उडू जैसी चीज देखने में ही बहुत डरावनी लगती है। बात करने के बाद क्रिस फैसला करती है कि वह सीटी मेसन के परिवार को वापस कर देगी। एली और क्रिस कार में मेसन के घर पहुंचती है। वहाँ वे मेसन के बहुत बीमार दादी लुइया से मिलते हैं। लुइया के पास दुनिया भर में लाए गए कई रहस्यमय और तांत्रिक चीजों का बड़ा भंडार होता है। जब क्रिस बताती है कि उसे यह सीटी मेसन के लॉकर से मिली थी, तब लुइया शांत रहती है। वह कहती है कि तुमने इसे नहीं पाया, इसने तुम्हें ढूंढ लिया। फिर लुइया लड़कियों को एक डरावना सच बताती है। वह बताती है कि यह वस्तु ओल्मेक मौत की सीटी है और इस पर लिखा हुआ असली मतलब अपनी मौत को बुलाओ। जब कोई इस सीटी को बजाता है तो यह श्राप उस व्यक्ति की भविष्य में होने वाली मौत को वर्तमान में बुला लेता है। मौत उस इंसान के आखिरी पलों वाले रूप में सामने आती है और वही घातक तरीका अपनाती है जिससे वह व्यक्ति भविष्य में मरने वाला था। लड़कियां वहां से निकलने के बाद कहती रहती है कि यह सब किसी भी वैज्ञानिक आधार पर सही नहीं लगता। फिर भी मेसन और मिस्टर क्रेबिन की मौत के बीच का संबंध नजरअंदाज करना मुश्किल था, क्योंकि मेसन का रिकॉर्ड उसी अस्पताल में था जहां एली काम करती थी। इसलिए वे तुरंत एक फैसला करती है। दोनों चुपके से अस्पताल के आर्काइव रूम में जाती है और मेसन के मेडिकल फाइल निकालती है। उसकी हड्डियों की बनावट दिखाती है कि उसकी उम्र 40 साल थी। इसका मतलब अगर मेसन ने वह सीटी कभी नहीं बजाई होती तो वह 40 साल की उम्र में किसी भयानक तरीके से मरने वाला था। मिस्टर क्रेबिन भी कल तक ठीक थे, लेकिन आज लंग कैंसर से मर गए हैं, ठीक उसी वजह से। यानी कि लुइया सही थी। जिस किसी ने भी वह सीटी बजाई या उसकी आवाज सुनी, वह मौत के लिए निशाना बन चुका है। इसका मतलब उन पांचों की मौत तय हो चुकी है। समय बर्बाद किए बिना वे सब हार्टबीट सेलिब्रेशन की तरफ दौड़ पड़ते हैं। वहाँ का त्योहार बहुत भीड़ भड़ाका और ऊर्जा से भरा होता है। सड़कों पर लोग तरह तरह के कॉस्ट्यूम पहनकर घूम रहे होते हैं। रील अपने पसंदीदा कार्टून हीरो का कॉस्ट्यूम पहनकर हिम्मत जुटाता है और ग्रेस से अपने दिल की बात कहता है, लेकिन ग्रेस उसे नरमी से मना कर देती है और अपने बॉयफ्रेंड डीन को ढूंढने चली जाती है। एक हॉन्टेड हाउस के अंदर ग्रेस अपने दोस्त के साथ छुपन छुपाई खेल रही होती है। अचानक अंधेरे में एक बूढ़ी औरत बाहर आती है और उसका नाम पुकारती है। ग्रेस डर कर भागती है, लेकिन वह जहाँ भी छुपती है वह बूढ़ी औरत फिर उसके सामने आ जाती है, जैसे वह किसी भी जगह की सीमा से बंधी हुई हो। आखिरकार ग्रेस पास खड़ी एक फावड़ा उठाती है और उस बूढ़ी औरत के सिर पर मार देती है। दोनों एक साथ जमीन पर गिर जाती है। लेकिन अजीब बात यह होती है कि ग्रेस ने बूढ़ी औरत को मारा, फिर भी खून ग्रेस के माथे से निकलने लगता है। बूढ़ी औरत एक अजीब और अस्वाभाविक तरीके से खड़ी हो जाती है। उसका शरीर जैसे जीवन चूसने वाली मशीन बन चुकी हो। जब भी वह ग्रेस को चूसती है उसकी जिंदगी के साल छिन जाते हैं। जब
जब वह उसकी टांग को छूती है तो वह तुरंत सूखी और कमजोर हो जाती है। जब वह उसके चेहरे को छूती है तो उसका आधा चेहरा एक बूढ़ी औरत जैसा हो जाता है। ग्रेस पूरी ताकत से संघर्ष करती है और पास में एक घंटी देखती है। अचानक वह बूढ़ी औरत ऊपर से गिरती है और अपना मुंह सीधे ग्रेस के मुंह पर रख देती है। ग्रेस का शरीर तेजी से सूखने और टूटने लगता है। अपनी आखिरी ताकत से वह रस्सी खींचकर घंटी बजा देती है। क्रिस और बाकी लोग आवाज सुनकर तुरंत वहां दौड़ते हैं। डिन भी लगभग उसी समय पहुंच जाता है। सब लोग यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि वह ग्रेस के कपड़े पहने एक बूढ़ी औरत खड़ी है। डिन मानने से इनकार कर देता है कि वह बूढ़ी औरत ग्रेस है। वह खुद से कहता है कि शायद वह नशे में है और यह सब एक बुरा सपना है। उसे लगता है कि वह कल सुबह उठेगा और ग्रेस ठीक उसके सामने खड़ी होगी। क्रिस उसे बताती है कि यह सब सीटी की वजह से हुआ है, लेकिन डिन उसकी बात नहीं सुनता। वह सबको धक्का देकर वहां से निकल जाता है। वह बहुत ज्यादा शराब पी लेता है और गाड़ी चलाते हुए घर की तरफ निकल जाता है। गाड़ी सड़क पर लहराते हुए चल रही होती है। वह अपने बिस्तर पर होता है कि अचानक एक भूत जैसा आकृति अंधेरे में छलांग लगाकर सामने आ जाता है। डर के मारे उसका नशा उतर जाता है। वह तुरंत लाइट जलाता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। वह खुद को समझाता है कि शायद यह सिर्फ उसका भ्रम है। अगली सुबह हार्विट सेलिब्रेशन में हुई मृत्यु की खबरें पूरे न्यूज में फैल जाती है। डिन सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा होता है। वह बार बार पिछली रात देखे उस भूत के बारे में सोच रहा होता है। जितना वह उसके बारे में सोचता है उतना ही घबराने लगता है। अचानक उसके दरवाजे में अजीब आवाज सुनाई देती है। दरवाजे की दरार से एक भूतिया हाथ अंदर घुसता हुआ दिखाई देता है। डिन घबरा जाता है और जल्दी जल्दी अपना सारा फर्नीचर दरवाजे के सामने लगा देता है। वह दरवाजे को बंद कर सकता है, लेकिन किस्मत को नहीं रोक सकता। एक सेकंड बाद ही डिन का शरीर हवा में उठ जाता है और कमरे में एक तेज आवाज गूंजने लगती है। ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य ताकत उसे पूरी ताकत से टकरा कर मार रही हो। जब उसके माता पिता उसे ढूंढते हैं तब तक उसका शरीर पूरी तरह कुचल चुका होता है। वह फर्श पर टूटा फूटा पड़ा होता है। इसके बाद क्रिस और बाकी लोग आखिरी बार लोया से मिलने जाते हैं। लोया उन्हें बताती है कि मौत से बचना असंभव है, लेकिन उसे किसी और पर ट्रांसफर किया जा सकता है। मौत आने से पहले तुम्हें अपना खून किसी और पर लगाना होगा, तब वह व्यक्ति सिटी के लिए बलि बन जाएगा। इतना कहने के तुरंत बाद लोया अपनी आखिरी सांस लेती है। क्रिस आईने में देखती है और अपना भविष्य देख लेती है। वह देखती है कि उसकी मौत ड्रग्स ओवरडोज से होने वाली है। फिर भी क्रिस और एली एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बिना बोले फैसला करते हैं कि वे खुद को बचाने के लिए किसी और को नहीं मारेंगे। लेकिन रिल कुछ और ही सोच रहा होता है। वह सीधे चर्च की तरफ गाड़ी चलाता है और उसकी नजर नोआ पर टिकी होती है। वह एक बंदूक उठाता है और चर्च के अंदर चला जाता है। बिना कुछ कहे वह बंदूक का मुंह सीधे नोआ के माथे पर तान देता है। उसी समय चर्च की घंटी बजती है। उस आवाज से नोआ को एक पल के लिए मौका मिल जाता है और वह तुरंत रिल को जमीन पर गिरा देता है। नोआ बंदूक उठाकर रिल का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि वह बहुत कमजोर है। वह बंदूक रिल पर तान देता है, जो अभी भी जमीन पर पड़ा होता है। लेकिन रिल मुस्कुरा देता है और धीरे धीरे खड़ा होकर कहता है, मैं इस तरह नहीं मरने वाला। नोआ ट्रिगर दबाता है, लेकिन बंदूक जाम हो जाता है। तभी रिल एक प्लेट उठाकर नोआ को जोर से मारता है और वह बेहोश हो जाता है। रिल नोआ को घसीटकर एक पुराने स्टील मिल में ले जाता है। उसे पता है कि उसकी मौत एक भारी क्रशर मशीन से होने वाली है, इसलिए नोआ उसके लिए एक सही बलि है। वह अपने बाएं हाथ को काट देता है और खून बहाने लगता है। नोआ डर के मारे उस खोपड़ी वाली सीटी को देखता है और अपनी जान की भीख मांगने लगता है, लेकिन रिल उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। वह इंतजार करता है कि जब तक उसके शरीर में अजीब सी सिग्नल महसूस नहीं होने लगती। फिर वह धीरे धीरे नोआ की तरफ बढ़ता है ताकि अपने खून से उसे निशान लगा सके। तभी अचानक क्रिस और एली दरवाजे तोड़कर अंदर आ जाती है। वह चिल्लाकर रिल से कहती है कि ऐसा मत करो। यह सुनकर रिल टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं और वह चिल्लाकर कहता है कि यह न्याय नहीं है कि नोआ जैसा घटिया इंसान जिंदा रहे और वह और ग्रेस मर जाए। फिर वह बंदूक अपने सिर पर तान देता है। कुछ देर की खामोशी के बाद वह धीरे धीरे बंदूक नीचे कर देता है। वह आखिरी बार नोआ की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह उसे छूने वाला होता है वह रुक जाता है। वह धीरे से कहता है, एक दिन तो सबको मरना ही है। उसी पल क्रिस के दिमाग में एक विचार आता है, अगर कोई एक बार मरकर फिर जिंदा हो जाए तो क्या वह इस शराब को धोखा दे सकता है? क्या इस तरह के मौत के इस चक्र को तोड़ा जा सकता है? लेकिन वे यह कोशिश भी नहीं कर पाते। अचानक कमरे में एक बर्फ जैसी ठंडी हवा चलने लगती है। एक अदृश्य ताकत रिल के हाथ पकड़ लेती है। उसका शरीर जलने और फटने लगता है। ऐसा लग रहा है जैसे उसका पूरा शरीर किसी अदृश्य क्रशर मशीन में पिस रहा हो। क्रिस और एली पूरी ताकत से उसे पकड़कर खींचती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। यह भयानक दृश्य देखकर नोआ डर के मारे बेहोश हो जाता है। कुछ ही सेकंड में रिल का शरीर खून और मांस के ढेर में बदल जाता है। क्रिस दर्द से उस जगह को देखती रहती है जहां कुछ समय पहले उसका कजन खड़ा था। उस जगह को देखकर क्रिस सदमे में खड़ी रहती है। एली उसे पकड़कर कहती है कि उन्हें अभी कुछ करना होगा। उसकी योजना यह होती है कि दिल को कुछ समय के लिए रोक दिया जाए और फिर झटका देकर दोबारा चालू किया जाए। यही एक तरीका है जिससे शायद शराब को तोड़ा जा सकता है। एली को डायबिटीज है और वह हमेशा अपने साथ इंसुलिन रखती है। इंसुलिन की ज्यादा मात्रा दिल को रोक सकती है। वह एक एईडी मशीन तैयार करती है और एक टब को बर्फ से भर देती है। एली सुई लेकर क्रिस के हाथ में इंजेक्शन लगा देती है। उसी पल क्रिस को अचानक कुछ याद आता है। उसे एहसास होता है कि यह वही पल है जो उसने अपने भविष्य के दृश्य में देखा था, जहां उसकी मौत ड्रग्स ओवरडोज से हो रही होती है। एली उसे पकड़कर बर्फ जैसे ठंडे पानी से भरे टब में डाल देती है। जैसे जैसे क्रिस नीचे डूबती है सब कुछ अंधेरा हो जाता है। आखिरकार उसका दिल धड़कना बंद कर देता है। एली
एली तुरंत उसे बाहर निकालती है और घबरा कर उसे जिंदा करने की कोशिश करने लगती है। इधर गहरे अंधेरे में क्रिस की आत्मा अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही होती है। तभी अचानक नोआ होश में आता है और खुद को छुड़ा लेता है। वह धातु के दरवाजे में बने एक छेद से गोली चलाता है। गोलियों में से एक एईडी मशीन को नष्ट कर देती है और दूसरी एली को लग जाती है। उसी समय एली की मौत वाली परछाई उसके सामने दिखाई देने लगती है, लेकिन एली हार नहीं मानती। वह अपने पूरी ताकत से चिल्लाकर क्रिस से उठने के लिए कहती है। क्रिस उसकी आवाज सुनती है और उसके साथ बिताए हर पल याद करती है। वह उम्मीद की एक छोटी सी किरण पकड़ लेती है और वापस जिंदगी में लौट जाती है। वह आंखें खोलती है और देखती है कि एली को जोर का दौरा पड़ रहा है। क्रिस उसे कसकर पकड़ लेती है। तभी नोआ बंदूक लेकर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगता है। संयोग से उसका हाथ एली के पास जमीन पर पड़े खून को छू लेता है। उसी पल एली की मौत वाली परछाई गायब हो जाती है। इसका मतलब श्राप एली से नोआ पर ट्रांसफर हो चुका है। नोआ कमरे के कोने में देखता है कि वहाँ एक आकृति खड़ी होती है। वह उसका भविष्य का रूप होता है, एक सूजा हुआ और मरता हुआ नोआ। वह डर कर उस पर कई गोलियां चलाता है, लेकिन हर गोली उसके अपने ही शरीर में लग जाती है। आखिर में नोआ अपने ही मरते हुए परछाई के हाथों मर जाता है। 3 महीने बाद क्रिस और एली अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसी समय एक स्कूल में नई छात्रा अपना एक लॉकर खोलती है। अंदर वही खोपड़ी वाली सीटी रखी होती है। उसे नहीं पता कि यह क्या है, इसलिए वह उसे उठाकर अपने होंठ तक ले जाती है। क्रिस और एली दूर से चिल्लाती है कि ऐसा मत करो, लेकिन उससे पहले ही सीटी की एक तेज और डरावनी आवाज पूरे भीड़ भाड़ वाले हॉल में गूंज उठती है।